नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज अडार में। दोस्तों, मैं हूं विवेक और यहाँ पे हाजिर हूं एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि आज हमारे चैनल पे एक ऐसे शख्स को इनवाइट किया है जो कि आपको यहाँ पे बताएंगे कि कॉलेज के थ्रू यानी कि कैंपस प्लेसमेंट बायजूस में जो होता है फैकल्टी का सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जो होते हैं इंजीनियर्स कैसे बायजूस में उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसको लेकर वो पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसे हुआ और सब कुछ आपको यहाँ से अच्छे से डिटेल में बताएंगी। सो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा और आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गए हम आगे बढ़ते हैं। अर्चना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे मेरे चैनल पे आप आई और इतने कम टाइम में मेरे चैनल पे आके आप जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। तो साथ में आपको जो है बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है बायजूस एज अ फैकल्टी के तौर पे और आई थिंक आप जो है यहाँ पे जो है वर्क करना भी स्टार्ट कर चुकी हैं। दर्शकों को जो है आप ना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि उन आपके बारे में पता चल सके। Thank you so much, sir, for inviting me for this interview. And of course, it's an opportunity for me to give interview on your channel. All right. Okay. If I talk about my introduction, so my name is Archana Kashyap. I am basically from Bihar, but I have done my studies. Mainly, I have done my graduation from Uttarakhand. तो उत्तराखंड के कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। ओके। एंड मेरी जो कैंपस प्लेसमेंट हुई है वो हुई थी एज ए बायोलॉजी फैकल्टी एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन बायजूस। मेरा जो करंट वर्क लोकेशन है दैट इज पूर्णिया, बिहार। ओके, सो आप अभी पूर्णिया बिहार में वर्किंग कर रही हैं, दैट इज योर करंट लोकेशन, राइट? ओके। यस सर। कि जो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो सिलेक्शन कब हुआ था, आई थिंक आपका जो प्लेसमेंट हुआ था कौन सा ईयर में हुआ था और आई थिंक उस टाइम आप कौन से ईयर में थी? दैट मीन्स जो ईयर होता है कॉलेज का। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, तो मतलब जब ग्रेजुएशन आप फाइनल ईयर में जाते हो, मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 4 साल की थी। तो व्हेन आई वाज इन 7th सेमेस्टर, तो जब मैं 7th सेमेस्टर का पेपर मैंने दे दिया था, उसके बाद से मेरे कॉलेजेस में कुछ कुछ कंपनीज आ रही थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो आई थिंक हाँ, जब मैं 8th सेमेस्टर में थी ना, तब बायजूस आई थी मेरे कॉलेज में बायजूस आई थी और उस टाइम मैंने बायजूस का फॉर्म फिलअप करा था। तो मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो तो हो गई थी जनवरी 2022 में। लेकिन शायद सबको पता होगा कि बायजूस में जब आप अप्लाई करते हो एज ए फैकल्टी या फिर एज ए बीडीए भी, तो आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की पासिंग सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन की पासिंग सर्टिफिकेट्स नहीं थी, तो मेरा सिलेक्शन तो जनवरी में हो गया था, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जुलाई में, क्योंकि जुलाई में मेरे पास प्रॉपर डिग्री आ गई थी ग्रेजुएशन की। तो इसलिए ओके दैट मींस आपको इतना टाइम लग गया इसलिए क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था ग्रेजुएशन का, राइट? ओके, सो आपने 4 साल बताया, तो ये क्या इंजीनियरिंग आपने किया है, राइट? बीटेक है आपका? ये मतलब कौन सा कोर्स था? मेरा बीटेक नहीं है, मेरा जो स्ट्रीम था वो एग्रीकल्चर था। मेरा 4 साल का कोर्स था एग्रीकल्चर। और मैंने जब हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था ना, तो मैंने एज ए एकेडमिक स्पेशलिस्ट मैंने अप्लाई करा था। मतलब जब बायजूस हमारे कॉलेज में आई थी, तो उन्होंने 2 पोजीशन के लिए वो आई थी। एक तो बीडीए के लिए और दूसरा था एकेडमिक स्पेशलिस्ट, जिसमें बेसिकली आपको एज ए फैकल्टी वर्क करना होता है। तो मैंने एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए ही अप्लाई करा था क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडीज, तो इसलिए। ओके, सो दर्शकों को मैं बता दूं कि बायजूस जो है ऑलरेडी पहले से, यानी कि पहले से जो वहां पे कॉलेज प्लेसमेंट से जो होते हैं बीडीए के लिए सिलेक्शन करते थे इंजीनियर्स को, या फिर जो भी जो होते हैं ग्रेजुएट को वहां पे सिलेक्शन करते थे। लेकिन ये जो है ये एक नया इन्होंने स्टार्ट किया है कि जाकर जो है फैकल्टी रोल के लिए यानी कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट यानी टीचर रोल के लिए अब जो है यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी बायजूस जो यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है, राइट? तो आपने जो है दोनों के लिए किया था कि सिर्फ एक के लिए ही किया था? नहीं सर, सेल्स की तरफ मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैंने एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट ही अप्लाई करा था। ओके, सो आपने एकेडमिक स्पेशलिस्ट अप्लाई किया था। ओके, तो सबसे पहले बता दीजिए इसमें कितने राउंड हुए थे? जैसे कि कॉलेज में होता है तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं। हाँ, तो मतलब मैंने ना एक गलती करी थी, तो वो मैं जरूर चाहूंगी कि आपके जो भी दर्शक हैं वो ये गलती ना करें। बिल्कुल। और वो गलती ये है कि
जब भी अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में मिलती है ना तो उसे आपको ग्रैस्प करनी चाहिए। तो बायजूस मेरे कॉलेज में 2 बार आई थी। बहुत Okay. लोगों ने मुझे डरा रखा था पहले से कि बायजूस का जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जब पहला वाला आया, पहली बार जब कंपनी आई तो मैंने अप्लाई ही नहीं करा था। लेकिन जब दूसरी बार कंपनी आई ना तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि यू शुड अप्लाई, मतलब होना ना होना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है खुद को, कैसे आप इंटरव्यू फेस करते हो। तो फॉर दैट पर्पस आई ऑल्सो अप्लाइड। तो मैंने अप्लाई करा था सेकेंड राउंड में। ओके, सो आपके फ्रेंड ने बिल्कुल सही सजेशन दिया था। ठीक है, वो इंटरव्यू होना सिलेक्शन या बात की बात है, एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए कोई भी। एक्सपीरियंस होता है सर, नो डाउट एक्सपीरियंस होता है। और ये जो एक्सपीरियंस होता है तो ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको और भी इंटरव्यू देने के लिए मतलब अगर आप और भी इंटरव्यू देने जाते हो तो ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है उधर। बिल्कुल बहुत मैटर करता है। ओके, सो आप थोड़ा बता दिए कितने राउंड्स हुए थे आपका इस कैंपस प्लेसमेंट में? मेरा जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बेसिकली 3 राउंड में हुआ था। फर्स्ट राउंड क्योंकि मेरी कैंपस प्लेसमेंट थी तो मेरी जो फर्स्ट राउंड हुई थी वो एक ग्रुप डिस्कशन था। तो जैसे क्या होता है कि मेरे कॉलेज में इनफैक्ट जितने बच्चे थे सबको एक एक मतलब 5 या 6 का एक ग्रुप कर दिया गया था। तो जैसे क्या होता है ना कि जो एचआर होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो 5 या 6 बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसमें एक टॉपिक वो दे देते हैं और उस टॉपिक पे होता है कि सबको अपना 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 व्यू पॉइंट बताना होता है कि आप इस टॉपिक को लेके आप इस पॉइंट पे क्या सोचते हो। तो वही था कि फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन था काइंड ऑफ। और ग्रुप मतलब जैसे 5 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करा, तो अब वहां पे आपकी जैसी परफॉर्मेंस रही वहां से आप सेलेक्ट होके नेक्स्ट लेवल के लिए जाओगे। ओके, सो ग्रुप डिस्कशन था पहला स्टेप। ओके ओके, हाँ जी। सो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक्स थे वो क्या जनरल नॉलेज से टॉपिक्स थे, लाइक जो सोशल जो चल रहे हैं टॉपिक्स उनको लेकर था, या फिर कुछ पार्टिकुलर आपके जो सब्जेक्ट्स के थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे? मतलब जीडी के टॉपिक्स क्या हुआ? नहीं सर, जब भी ग्रुप डिस्कशन के लिए वो लोग आए हमारे कॉलेज में तो मैंने जहां तक गौर किया है कि वो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स देते थे। जैसे कि जब वो मेरे कॉलेज में आए थे तो उस टाइम कोरोना के कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो रखी थी, तो इससे रिलेटेड कोई उन्होंने टॉपिक दिया था तो हमें उस पर डिस्कशन करना था। तो जनरली क्या होता है कि जो भी कंपनी जाती है कॉलेज में वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही देती है, जो भी टॉपिक करंट आपके चल रही होती है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो ये थे जीडी के टॉपिक्स, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, फिर जीडी के बाद दूसरा राउंड में क्या हुआ था? हाँ, जैसे क्या होता है मैंने पहले बताया कि जीडी होती है, तो जीडी में जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको क्योंकि मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी तो मुझे जो भी ईमेल्स वगैरह आते थे ना तो वो कॉलेज की तरफ से आते हैं। मतलब कॉलेज वाले जो कैंपस प्लेसमेंट जो करवाते हैं, एक पर्टिकुलर सेल होती है कॉलेज में और वो कैंपस प्लेसमेंट सेल देती है कि आपका पर्टिकुलर कंपनी के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे कॉलेज से फिर मेल आया था कि मैं ना सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। ओके, तो फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ था उस राउंड में? सेकेंड राउंड वाज नॉट टफ सर। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि जो एचआर होते हैं वो पर्टिकुलर जिनकी भी सिलेक्शन होती है नेक्स्ट राउंड के लिए उनको कॉल करते हैं एंड वही बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछते हैं एंड दे कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपका सिलेक्शन हो चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड हाँ, सेकेंड राउंड में ही मतलब सेकेंड राउंड में जब कॉल आती है ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि थर्ड राउंड के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है। एंड बेसिकली सेकेंड राउंड के बाद मतलब सेकेंड जो वो कॉल आ जाती है आपको, उसके बाद आपको आपके ईमेल पे कुछ बायजूस की तरफ से, क्योंकि एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट मैंने अप्लाई करा था तो और मैं एज ए बायोलॉजी फैकल्टी मैंने अप्लाई करा था, तो बायो से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मुझे मिले थे और उन सारे टॉपिक्स को मतलब जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उसमें से किसी एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसी टॉपिक्स को आपको प्रेजेंट करना है जैसे थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो होगा उसमें। ओके, मतलब सेकेंड राउंड में जो होता है बस ऐसे बताया गया था, थर्ड राउंड में ये आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा बताया गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये डिटेल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही जा रहे हो। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही आप जा रहे हो। जो तो आपने बायोलॉजी फैकल्टी के लिए अप्लाई किया था तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपने अप्लाई किया था। ओके, सो आप थोड़ा बता देंगे जो फर्स्ट राउंड था कितने कैंडिडेट थे? दैट मींस आपके साथ तो बहुत सारे हुए होंगे ना, टोटल कितने बैठे थे? क्योंकि सर देखिए कॉलेज प्लेसमेंट होती है तो कॉलेज प्लेसमेंट क्या होता है कि बायजूस जब आई थी तो उन्होंने जैसे किसी भी कंपनी जब अपना जॉब प्रोफाइल निकालती है तो उसमें क्राइटेरिया लिखी रहती है कि कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो उन्होंने एप्लीकेबल में लिख रखा था कि ऑल ग्रेजुएट्स, मतलब जिनकी भी ऑल ग्रेजुएट्स और जो रिसेंट पास आउट होने वाले हैं अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। Okay. तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स में जितने भी हमारे कॉलेज के जो ग्रेजुएट होने वाले थे सारे बच्चों ने अप्लाई करा था।
तो ऑलमोस्ट अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100 और 103 लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए फर्स्ट राउंड में। 100 लोग अप्लाई किए थे। ओके, हाँ, सेकेंड राउंड में 103 ऐसे बच्चे हैं। ओके, सेकेंड राउंड में कितने तो लोग थे? हाँ, सेकेंड राउंड में बहुत बहुत कम, मतलब जो उनकी जो रेशियो थी सिलेक्शन की वो काफी कम हो गई थी। यही कोई आप एक एवरेज नंबर पता है? अच्छा, 25-30 25 to 30 स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे। ओके, तो अब आते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में आपने बताया कि जो सब थर्ड राउंड में क्या हुआ था वो बता दीजिए। थर्ड राउंड बहुत समथिंग की थर्ड राउंड के लिए आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, नो डाउट। जैसे जिनकी ऑफ कैंपस जिनकी सिलेक्शन होती है उनको जैसे डेमो वीडियो प्रेजेंट करना होता है, लेकिन Right. जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है उनको डेमो वीडियो तो नहीं देना होता। जैसे मुझे डेमो वीडियो नहीं देना था, लेकिन मुझे क्या करना था ना कि मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जब एचआर आपको कॉल करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप एक बार अपना मेल चेक कीजिए। मेल पे आपको टॉपिक्स आया रहता है। एज ए बायोलॉजी फैकल्टी मुझे बायो के बहुत सारे टॉपिक्स आए थे और उसमें से मुझे किसी एक टॉपिक को मतलब उसको थॉरली प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि उससे अगर पढ़ना अलग चीज होता है सर और पढ़ाना अलग चीज होता है। अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है बच्चा आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। जी, राइट राइट। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। तो बेसिकली मैंने तैयारी करी थी, उसके लिए एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था। और हाँ, यहाँ पे एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि अगर आप बायोलॉजी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं बायोलॉजी फैकल्टी के लिए तो आपको सिर्फ बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो। ओके, सो आपने एनसीईआरटी का मतलब किस क्लास से लेकर किस क्लास तक आप बुक पढ़ कर गई थी? कौन कौन से बुक? मैंने पर्सनली जो मैंने पढ़ा था वो एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th पढ़ा था। हालांकि जैसे क्या होता है ना कि बायजूस में सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई की भी क्लासेस चलती हैं, तो एज ए टीचर हमें, क्योंकि मैंने खुद सीबीएसई से पढ़ाई करी है, लेकिन एज ए टीचर मुझे सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो होता क्या है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आप पढ़ के जाते हो 10th तक का, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, मतलब आईसीएसई जिनकी होती है क्लासेस, उनका जो सिलेबस का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। मतलब उनको 10th में ही 11th 12th की भी कुछ चीजें पढ़ा दी जाती है। तो बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो 11th 12th लेवल का भी पूछा जाता है। तो अगर आप एक आईसीएसई कैंडिडेट हो तब तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीबीएसई कैंडिडेट हो तो आप ट्राई करो कि थोड़ा सा मतलब 11th 12th को ब्रशअप कर लो, स्पेशल मतलब स्पेशल वाले सब्जेक्ट को जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जैसे अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बायो के टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लो, फिजिक्स के लिए अप्लाई करो तो फिजिक्स के टॉपिक को रिवाइज कर लो, और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करो तो केमिस्ट्री के टॉपिक को रिवाइज कर लो। ओके, दैट मीन्स ये भ्रम में नहीं रहना है आपको कि आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर किसी भी साइंस के फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ फिजिक्स से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा या फिर बायोलॉजी से पूछा जाएगा। आपको ये सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको कोई भी साइंस का टॉपिक पूछा जा सकता है। सो बेटर है कि 6 to 10 तक देख लें और थोड़ा बहुत 11th 12th भी देख लें, बेसिक्स, राइट? ऐसा सही रहेगा, है ना? ओके। हाँ जी, और ऐसा इसलिए भी होता है ना क्योंकि एज ए फैकल्टी अभी मैं वर्क कर रही हूँ बायजूस में, तो यहाँ पे 4 to 10 तक की क्लासेस चलती हैं। तो आप 4 से 8 तक का तो साइंस का एक ही बुक होता है, उनमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग नहीं होती है। एंड आप एज ए फैकल्टी आए तो हो आप बायो के लिए, लेकिन अगर क्लास 8 तक आपको कोई भी क्लास मिलता है तो उसमें तो फिजिक्स भी पढ़ाना होगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाना होगा, बायो भी पढ़ाना होगा। तो ओके, सो थर्ड राउंड में बता दीजिए बेसिकली मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे उनका लेवल क्या था? जैसे आपको पता होगा ना कि क्वेश्चंस 10th तक ही आए थे या 11th 12th तक ही पूछा गया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल पे आपको सेट ऑफ टॉपिक्स मिले रहते हैं और उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करके आपको आना होता है, तो इंग्लिश आपको यूज करना होता है, राइट? क्योंकि आप एज ए फैकल्टी जा रहे हो तो आपको चीजों का खुद भी पता होना जरूरी है। तो 5 से 10 मिनट तक आप अपना जो भी प्रिपेयर करके आते हो उस टॉपिक को पूरा रिप्रेजेंट करना होता है, और जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप जो टॉपिक उनको बताओगे कि हाँ आज मैं ये तैयार करके आई हूं, मैं इस पे आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, तो उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हो गया, वहां तक बात खत्म नहीं होती है। वहां से पूछने के बाद वो लोग आते हैं, जैसे मेरा बायो का टॉपिक था तो उन्होंने बायो से तो क्वेश्चन पूछा ही, साथ साथ अब फिजिक्स पे आ गए और फिजिक्स से फिर केमिस्ट्री पे आ गए। और जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे तब तक क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब तक कि आप रुक ना जाओ। मतलब काइंड ऑफ क्या होता है ना कि वो एक लेवल चेक करते हैं कि आप किस लेवल तक हो। तो क्वेश्चंस के लेवल इजी थे, जैसे कि आपने बताया कि 10 तक थे या फिर 11 12 क्रॉस किया था? कोई सीबीएसई का
कोई है इन द ग्रेजुएट बिगनिंग इसके क्या लिए, होता है जैसे कोई सीबीएसई से पढ़ा है स्टार्टिंग में क्या ग्रेजुएशन हुआ किया था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो लो रहता है, नो डाउट, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे मतलब जैसे कोई एक टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक के अब अंदर डीप जाके वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो थोड़ा सा लेवल कॉम्प्लिकेट Okay. होता है आगे चल के। इन द बिगनिंग पहले वो धीरे मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से, फिर इजी से थोड़ा सा टफ ऐसे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाता है। सो दैट मीन्स अगर कोई यहाँ पे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उनको इसके लिए प्रिपरेशन करना हो, अगर वो किसी कॉलेज में है और कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके प्रिपरेशन के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, तो अगर आप भी बायजूस का इंटरव्यू देने वाले हैं तो बेसिकली आपको यही सजेशन मेरी रहेगी कि क्लास 9th एंड 10th तो एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, अपने डाउट्स, अपने खुद के डाउट्स पहले क्लियर रखो, क्योंकि जब तक आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे को समझा नहीं पाओगे। तो क्लास 9th और 10th तो पूरा क्लियर करके चलो, और 11th 12th को थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हो, मतलब मैथ के अगर आप फैकल्टी हो तो मैथ का 11th 12th थोड़ा सा देख लो, फिजिक्स के हो तो फिजिक्स का 11th 12th देख लो, बस एनसीईआरटी विल बी एनफ। ओके, आई विल मस्ट से एनसीईआरटी विल बी एनफ। और अच्छे तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रिपरेशन होगा। आई होप जो भी व्यूवर्स ऑडियंस देख रहे हैं उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो अभी तक मैं जिन लोगों का भी इंटरव्यू लिया है, जिनका ऑफ कैंपस से हुआ था, उनको डेमो वीडियो वहां पे पूछा जाता है, तो डेमो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। क्या ये ऑन कैंपस में भी ऐसा ही था? कॉलेज के थ्रू जो कैंपस प्लेसमेंट था, कुछ ऐसा था क्या, डेमो वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड करने का? हम लोगों को जो ऑन कैंपस मतलब जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है उनको कोई डेमो वीडियो नहीं होना, मतलब डेमो वीडियो कोई सबमिट नहीं करना होता है। उनकी क्या होती है ना कि जूम मीटिंग होती है एक, और उस जूम मीटिंग में मतलब 2-3 इंटरव्यूअर रहते हैं और एक आप रहते हो। आप वहां पे प्रेजेंटर, एज ए प्रेजेंटर वर्क करते हो, मतलब आपको जो भी आप टॉपिक आप तैयार करके गए हो उसको पूरे अच्छे तरीके से थॉरली एक्सप्लेन करना होता है। और इंटरव्यूअर पैनल में जितने भी लोग बैठे होते हैं, हर एक लोग एक एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि उनका क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जब तक आप रुक नहीं जाओगे तब तक वो क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ओके अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप ऑडियंस को बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब थोड़ा सा ये डिटेल बताइए कि सबसे पहले जो यहाँ पे आई थिंक आपने कहा कि पहले फॉर्म भरा जाता है, तो यहाँ पे सीवी भेजा जाता है, रेज्यूमे। सो रेज्यूमे में इसके लिए क्या क्या मेंशन किया था आपने? क्या मेंशन होना चाहिए, क्या मेंशन नहीं होना चाहिए? और साथ में मुझे ये भी बताइए कि यूजुअली कहा जाता है कि रेज्यूमे जो हो 1 पेज हो, क्या ये मतलब कहाँ तक आप इसके लिए एग्री करते हो, या फिर मोर देन 1 पेज भी सफिशिएंट है? क्योंकि एचआर के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस जाते हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो 1 पेज ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कुछ है, या फिर 1 पेज से ज्यादा भी होगा तो भी उनका सिलेक्शन हो सकता है? पहली बात तो ये है कि रिज्यूमे इट मींस कि आपका खुद का जो भी डिटेल्स है उसमें शो होना चाहिए, ठीक है? तो आप कभी भी कुछ मतलब किसी को इंप्रेस करने के लिए मतलब आप अपने रिज्यूमे में कुछ चीजों को एक्स्ट्रा ना लिखो, राइट? मतलब आपको जितना सिंपल, जितना क्रिस्प अपना रिज्यूमे बनाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अगर आप रिज्यूमे में सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कॉलेज विद कॉलेज नेम। उसके बाद अगर आपके पास, जैसे कि ये बायजूस का जो इंटरव्यू था ये एकेडमिक स्पेशलिस्ट था, तो अगर आपने कहीं ट्यूशन में पढ़ा रखा है, पहले से किसी स्कूल में पढ़ा है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन करो। लेकिन अगर आपने किसी अलग डोमेन में वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आई विल सजेस्ट कि उसको आप डोमेन अपने इंटरेस्ट या हॉबीज में मत दिखाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं चीजें जो एचआर होते हैं उनके माइंड पे निगेटिव इंपैक्ट डालती है। वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम आप ये बताइए कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रखी है इंटर्नशिप और आप आए हो किस जॉब के लिए, एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो इसीलिए आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप मेंशन करें, वरना उसको ब्लैंक छोड़ दे। और जितना क्रिस्प एंड क्लियर आप रिज्यूमे रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने भी बताया कि एचआर जो होते हैं उनके पास इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इतने सारे रिज्यूमे रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो 4-4 पेज पढ़ते रहे बुक्स की तरह। तो जितना शॉर्ट और क्रिस्प रहेगा उतना बेहतरीन होगा। ओके, राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता नहीं है ना। सो बेटर है ऑडियंस जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे कि अर्चना मैम ने बताया यहाँ पे कि जो भी हो आप वहां पे जिस आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब रोल के अप्लाई कर रहे हो, वही आप
उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन करो तो ज्यादा सही रहता है। यस Am सर। I right? और सबसे अच्छी तो ये चीज होगी कि आप मतलब क्योंकि एक एक पेज का ही रिज्यूमे है, तो आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो ना, तो आप एक नया रिज्यूमे बना लो। सबसे सिंपल मतलब फॉर्मेट वही रखो, लेकिन आपने जो अपनी स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट की तरह जा रहे हो वहां पे, तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन करो, नहीं है मत मेंशन करो। अगर आप बीडीए रोल के लिए जा रहे हो, तो अगर आपने किसी कंपनी में पहले से एज ए सेल्स वर्क मतलब सेल्समैन वर्क कर रखा है, सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस है, तो मेंशन करो, नहीं तो मत करो। तो आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो, तो अपना रिज्यूमे में उन्हीं चीजों को मेंशन करो जो उससे रिलेटेड हो। सो ये दोस्तों यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप जो एमएस वर्ड ये सबसे आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, आपको नहीं आता है वहां से रिज्यूमे बनाने, तो आप एक ऐप के थ्रू डायरेक्ट वहां से बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। उस ऐप का नाम है इंटेलिजेंट सीवी मेकर। वहां से जाके आप डायरेक्ट वहां पे टाइप कर दोगे, बिल्कुल फॉर्मेट में आ जाएगा। प्रोफेशनल सीवी जो भी होगा आप वहां से बना सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे ये आपका रिज्यूमे होगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा और आई थिंक सिलेक्शन भी होगा। बहुत लोगों को मैंने रिकमेंड किया था, उन सबका भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एमएस वर्ड ये सबसे आपको टफ लगता है बनाना, तो आप उस ऐप का यूज करके कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जो आप टीचिंग के अलावा कुछ आपके हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, सो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सर ये तो क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, दैट व्हाट आर योर हॉबीज। तो सर मेरी जो बेसिकली हॉबीज है वो मतलब मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो हालांकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वो सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट एक उनका क्वेश्चन होता है वो ये भी पूछते हैं कि मैडम आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो मैंने तो झट से कहा था यस सर बिल्कुल, बुला तो बैंगलोर क्योंकि बायजूस का जो मेन हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है, तो ज्यादा चांसेस थे हम लोगों का बैंगलोर शिफ्ट होने का। तो वो पूछते हैं आपसे कि आप रीलोकेट करने में मतलब कैपेबल हो या नहीं, क्योंकि बहुत बार होते हैं कि पेरेंट्स मतलब थोड़ा सा मना करते हैं कि नहीं मतलब कैसे जाओगे, क्या करोगे। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा देख लेना है। अगर आप रीलोकेट करने में मतलब अगर आपको सही नहीं लगता है रीलोकेशन, तो आप मना कर दे उसी टाइम। का यूट्यूब चैनल असम का यूट्यूब चैनल आप जाके विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका। बिल्कुल। ठीक है, आप जाके उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। और अगर ट्रैवलिंग का शौकीन है तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। इनका ब्लॉग चैनल है, आप जाके इनका विजिट कर सकते हैं। सो ओके सर, अब मेरी तरफ से तो जितनी थी मैंने यहाँ से पूछ दिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे पूछूंगा, जो कि हर एक जो दर्शक ऑडियंस से देखना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपका यहाँ पे दैट मीन्स जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आते हैं उनका सैलरी पैकेज कितना होता है, दैट मीन्स सीटीसी कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, बट देखिए एक्चुअली ऐसा है कि कॉलेज प्लेसमेंट में वेरिएबल अमाउंट होता है, नो डाउट। मतलब मैं जरूर बताऊंगी आपको कि इट्स टोटली, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट से कर रहे हो तो आपके सैलरी मतलब आपका जो बायजूस की तरफ से जो आता है ना पोस्टर की आपकी सैलरी पैकेज जितनी होगी, तो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट आपको मिलता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनीज में क्या होता है कि वो पैकेज देते हैं कि आपको 10 लाख का पैकेज है, लेकिन जब आप कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपको 5 लाख से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है बायजूस के केस में। बायजूस के केस में है कि जितना सैलरी पैकेज आपको उनके मतलब एडवर्टीजमेंट वाले सीट में दिखेगी, उतनी ही सैलरी पैकेज आपको मिलती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। सो एवरेज ओके, सो आप फाइनली बता दीजिए एवरेज कितना रहता है एक सैलरी पैकेज? सैलरी पैकेज सर वही आप सीटीसी समथिंग 4 to 5 लाख पर ईयर। ओके यस सर, ओके, सो 4 to 5 यहाँ एलपीए सीटीसी है, राइट? इसमें भी होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनका वेरिएबल अमाउंट होता है, बहुत लोगों का फिक्स्ड होता है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे मतलब प्लेसमेंट ली है अपनी, मतलब ऑफ कैंपस है या फिर ऑन कैंपस है। जैसे मेरी जो मतलब सिलेक्शन हुई थी, तो मेरे कॉलेज में जो था मतलब प्लेसमेंट के लिए जो आई थी कंपनी बायजूस, तो उसमें उन्होंने कोई वेरिएबल कंपोनेंट नहीं थे, सारे फिक्स्ड ही थे। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जिनका वेरिएबल अमाउंट है। तो सैलरी इज मतलब थोड़ा सा वेरिएबल होता है वो, तो आप एग्जैक्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका कितना सैलरी है। हर एक का अलग अलग सैलरी होता है। राइट। ओके ओके दर्शकों, आई थिंक मेरी तरफ से बिल्कुल आपका मतलब मैंने जो भी पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। और अर्चना, अगर आप अपनी तरफ से कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहती हैं या फिर कुछ टिप्स देना चाहती हैं फाइनली ऑडियंस को, जो ये देख रहे हैं नॉलेज अडार के जो भी ऑडियंस है इस चैनल के, सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। मेरी तरफ से जितना पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। आई थिंक इतना सफिशियंट है हमारे ऑडियंस के लिए और इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। सर तो सर एक टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगी ऑडियंस को, दैट इज इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि मतलब 2 चीजें आप ध्यान में रखो इंटरव्यू के लिए जब भी जाओ। तो पहले तो ये है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब
आप खुद में ना कॉन्फिडेंस लाओ। Right, मतलब right. ठीक है यार, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे होंगे, इनफैक्ट मैं भी पहले थी कि मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो आपको उस चीज से डरना नहीं है, आपको खुद पे वर्क करना है, अपनी खुद की इंग्लिश इंप्रूव करनी है। एंड लाइक अगर आपको कुछ, जैसे बहुत बार होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं लेकिन आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो, तो आप ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में उसको समझा सकते हो, राइट? तो डरना नहीं है, सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और सामने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको उसका आंसर पता है देन डेफिनेटली आप उसका आंसर करो। ओके, दैट मीन्स आपका जो इंटरव्यू हुआ था टोटली इंग्लिश में था या फिर हिंदी और इंग्लिश सर मिक्स मेरी जो करके था? इंटरव्यू हुई थी वो कम्प्लीटली इंग्लिश में हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने और भी जो मेरे Okay. कॉलेज के बच्चे थे तो उन लोगों से भी जैसे मैंने बात करा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि बहुत बार ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा था कि इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब उनको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। जैसे बहुत बार होता है ना कि हमें कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर होते हैं लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते, लैंग्वेज इशू मतलब थोड़ा सा बैरियर हो जाता है, कुछ वर्ड्स उस टाइम इंग्लिश के वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल पाते जिसके कारण हम एक्सप्लेन कर सके चीजों को, तो उस टाइम आप हिंदी यूज करके मतलब आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप हो जाना है, यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कंटिन्यू। राइट राइट, ओके ओके अर्चना, थैंक यू सो मच। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप आई और इतना सारा इन्फॉर्मेशन दी जिससे हमारे ऑडियंस को, नॉलेज आर्क ऑडियंस को बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, वो इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। अपने कैंपस प्लेसमेंट सेल से भी उनको हो सकता है बाजूस वहां पे जाए, या फिर वो कांटेक्ट करके जो भी होता है, यानी कि जो भी अगर आए तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको बिल्कुल इजी वे में इसको क्रैक कर बिल्कुल। सकते हैं। सो थैंक यू सो It's मच a अर्चना, pleasure, sir. कि बिल्कुल आप शॉर्ट नोटिस पे आए हो। It's my और pleasure. ओके ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. एंड ओके दर्शकों, सो मिलता हूं मैं आपसे अगले ही ऐसे इंटरव्यू वीडियो के साथ। सो दिस इज एक्सिन साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।